रिकॉर्ड, मैं कहा नहीं हो रहा था। आपको पता चल जी गया? सर। आपको पता चल गया रिकॉर्ड नहीं हो रहा? जी। जी अब स्टार्ट हो गया। हाँ जी, चलिए ठीक है। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, दोबारा स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर के ऊपर रन करती हैं। जैसे आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो वेब ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र्स के ऊपर चलती हैं, जो इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं, या इंट्रानेट के ऊपर डिफरेंट यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो हमें क्या चाहिए होता है? ब्राउज़र्स चाहिए होते हैं जिसके ऊपर हम उन एप्लीकेशन को जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, ये जो ब्राउज़र सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर लिखी जाती हैं। ब्राउज़र सपोर्टेड लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? जैसे आपके पास ASP है, PHP है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो ब्राउज़र सपोर्टेड है, ठीक है। जो C++ जैसे आप लोगों ने की थी, वो जो है वो कंपाइलर वाली एप्लीकेशन है, वो वेब पे सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो वेब सपोर्टेड लैंग्वेजेस के अंदर जो एप्लीकेशन बनाते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन को, अब नीड फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स की क्या है? अर्लियर कंप्यूटिंग मॉडल्स, फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेशन हैज its own client program which serve as its user interface and had to be separately installed in each user personal computer. Issue of heterogeneity, difficulty in upgradation. इसको ज़रा समझिएगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशन से पहले भी जो है वो क्लाइंट और सर्वर की एनवायरनमेंट होती थी, क्लाइंट और सर्वर की एनवायरनमेंट होती थी। उसमें फिर क्या करना होता था? उसमें प्रोग्राम के दो हिस्से होते थे। एक हिस्सा जो है वो सर्वर एप्लीकेशन होती है, और एक हिस्सा जो है आपका क्लाइंट एप्लीकेशन होती है। जैसे आप लोग मैसेंजर इंस्टॉल, पहले आप लोगों ने अगर पुराने दौर में थोड़ा सा अर्लियर देखें तो वेब बेस से पहले क्या होता था? आप मैसेंजर इंस्टॉल करते थे, अभी भी करते हैं बल्कि आप लोग मसलन जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, या आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, तो वो वेब बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है आप मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, आप कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेब एप्लीकेशन है, इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप URL देते हैं तो वो वहाँ से आपको इंटरफेस मिल जाता है, आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने वो देखा होगा कि आपने फेसबुक का मैसेंजर इंस्टॉल किया, कुछ अर्से के बाद वो कहता है कि जी इसका नया वर्जन आ गया, उसको इंस्टॉल कर लो। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए आप इंस्टॉल करेंगे तो यूज होगा। नया वर्जन आएगा, नया वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो नए फीचर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। लेकिन वेब बेस के अंदर ऐसा नहीं है। फिर इसके अंदर यानी एक तो ये डिफिकल्टी आ गई अपग्रेडेशन की, कि जैसे जैसे आप नए फीचर ऐड करेंगे तो आपको यूजर को कहना पड़ता है कि भाई नया वर्जन इंस्टॉल कर लो। वो ऑल्दो आपको जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे ही आप नेट से कनेक्ट होते हैं तो वो आपको एक मैसेज आता है कि इसका नया वर्जन आ गया, इसको अपग्रेड करना है। आप कहते हैं तो अपग्रेड होता है, सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल होता है, देन आप उसके फीचर्स को यूज कर सकते हैं। फिर इसकी हेट्रोजेनिटी का भी इश्यू है। हेट्रोजेनिटी क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। मसलन एक तो आपके सिंपल मोबाइल्स हैं, जैसे जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल है, वहाँ पे तो इश्यू नहीं होता। जैसे ही आप आईफोन पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये सॉफ्टवेयर तो आईफोन के लिए है, एंड्रॉयड के लिए नहीं है। ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड के लिए है, आईफोन के लिए है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है आपके प्लेटफॉर्म पे भी, कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये तो मोबाइल के लिए है, ये सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर के लिए है, ये सॉफ्टवेयर तो जो है मैक मशीन के लिए है, ये सॉफ्टवेयर तो जो है आईफोन के लिए है।
तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर को लिखा, फिर ये और लिखा होता है कि ये सॉफ्टवेयर तो विंडोज 7 के लिए है, ये जो है ये विंडो 10 के लिए है, लिखा होता है ना, ये मैक के लिए है। ये क्या है, दिस इज द इश्यू ऑफ हेट्रोजेनिटी, कि एक प्लेटफॉर्म के लिए एक एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म होंगे उनके डिफरेंट वर्जन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वेब एप्लीकेशंस है, इससे ये पहले की बात बताइए, ये जो अभी मैंने डिस्कस की है, ये वेब एप्लीकेशन से पहले की बात है कि इसमें क्या होता था कि पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर सेपरेट जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते थे, कुछ क्लाइंट एप्लीकेशन होती थी, कुछ सर्वर एप्लीकेशन होती थी। तो फिर क्या हुआ कि स्टैंडर्डाइजेशन का दौर आया कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे पहले अगर आप लोग पहले देखें, पहले आप लोग फ्लैश यूज करते थे ना, तो फ्लैश में भी क्या होता था कि फ्लैश लगाते थे, वो कहते थे पहले इंस्टॉल करो, इंस्टॉल होती थी तो तब वो सिस्टम के ऊपर रन होती थी, वरना नहीं। उसके बाद तो फिर किसी एक कंपनी की चलती थी, दूसरी की नहीं चलती थी, इस तरह के इश्यू होते थे। तो क्या होता था कि आपको ड्राइवर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती थी। तो इसका हल क्या निकाला, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में ये चीज सेट हो गई कि भाई जिस कंपनी ने भी जो चीज भी बनानी है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बना दी है, ताकि ये ना हो कि हर बंदे के लिए अलग अलग ड्राइवर की जरूरत ना पड़े। ड्राइवर क्या होता है, जैसे आप लोग कोई नया डिवाइस कंप्यूटर के ऊपर लगाते हैं, तो उसके पहली दफा चलाने के लिए उसके ऊपर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। करते हैं ना, आप साउंड कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल किया, आपने वीजीए का ड्राइवर इंस्टॉल किया, आपने जो है वो इंटरनेट के लिए जो आए वो कार्ड है, इंटरनेट कार्ड, उसका ड्राइवर इंस्टॉल किया, वो होगा तो चलेगा। आपने अगर कोई, या आप जो ईयर बड लगाते हैं, तो वो उसके लिए हेडफोन वगैरह लगाते हैं, उसके लिए भी जो जो ऐसे वाईफाई वगैरह वाले वायरलेस जो है, उनमें भी कहते हैं पहले इंस्टॉल होगा फिर होगा। तो ये चीजें अब जैसे जैसे चीजें स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ गई, तो फिर क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही वो सारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, तो वो खुद ब खुद उठा लेते हैं, फिर आपको वो अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टैंडर्डाइजेशन से क्या हुआ कि आपके पास जो हर कंपनी ने जो भी डिवाइस बनाना है उसमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, उसकी वजह से फिर ये जो हेट्रोजेनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इससे बचत होगी। इससे क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा। उसका क्या फायदा हुआ, जैसे हमारे पास मशहूर है ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल की वजह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा सेंड करते हैं, वो किस वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि दोनों को स्टैंडर्ड का पता होता है। मसलन अगर एक कंप्यूटर को, फर्ज किया एक कंप्यूटर को पंजाबी आती है और दूसरे को जो है फारसी आती है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोनों को अगर स्टैंडर्ड, दोनों को प्रोटोकॉल अगर सेम होगा, दोनों को पता होगा कि कैसे कम्युनिकेशन करनी है, तो तभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकती है, तभी डाटा एक्सचेंज हो सकता है। तो जो ये डाटा का एक्सचेंज है, जो कम्युनिकेशन है, इसके अंदर कौन सा फैक्टर कार फरमा होता है, स्टैंडर्डाइजेशन का। तो ओएसआई मॉडल एक स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन के लिए अमंग बिटवीन कंप्यूटर्स। यहाँ तक कोई अगर बात कुछ समझ में आई हो तो ये चैट में क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। जी, ये तो हो गया, रिकॉर्ड वाला तो काम मैंने निकल कर दिया था। अच्छा भाई, इसके बाद अब जो वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर होता है, इसको टायर या लेयर्स भी कहते हैं, टायर या लेयर्स भी कहते हैं। अब हर लेयर के ऊपर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी होती है। अब जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन, बिजनेस और डाटा मैनेजमेंट, ये एक लेयर बन गई। ये क्या है, एक लेयर बन गई। उसके नीचे क्या है, पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, सर्च, ये दूसरी लेयर बन गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एंड टायर है, एंड टायर में क्या है कि जो काम होता है वो लेयरिंग में होता है। काम क्या होता है, लेयरिंग में होता है, कि एक लेयर के अंदर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं,
ये चीजें जो जो एंड टायर का और लेयर का कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले जो है, पहले सिर्फ एनवायरनमेंट ये होता था, पहले अब थोड़ा सा इसको समझ लें। पहले ये होता था कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट तब्दील हुआ। कॉन्सेप्ट क्या तब्दील हुआ कि नहीं भाई लेयरिंग में काम करें। लेयरिंग में क्या, उन्होंने कहा जी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मसलन ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब एक कॉन्सेप्ट है मॉडल व्यू कंट्रोलर का। मॉडल व्यू कंट्रोलर का, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या कहता है? कहता है कि जैसे आप, मैं पहले जो है वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ लेयरिंग का, कि जैसे आप सी का एक प्रोग्राम बनाते हैं। सी के प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हैं, अगर आप एक गौर करें, हर एक प्रोग्राम के अंदर एक वो चीज होती है जो सामने नजर आ रही है, उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। उसके अंदर आपकी मर्जी है बटन लगाए, मेन्यू लगाए, या कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कमांड्स लगाए, आपकी मर्जी। ठीक है। फिर एक चीज होती है कि वहां पे जो इंटरफेस है, इंटरफेस में क्या है, आप डाटा को व्यू भी कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट भी करवा सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, आपके वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर डाटा मैनेज हो रहा है।